नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप अपना कीमती समय बच्चों पढ़ाई को भी अवश्य दे रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से हमारा हरियाणा सामान्य ज्ञान करंट अफेयर सेशन। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर 2020 की, आगामी एचएसएससी एचपीएससी की सभी परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है आपका एग्जाम क्रैक कराने में। आपने एग्जाम दिए भी होंगे और देखे होंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। जिस भी किसी बच्चे ने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नीचे दिखाई देने वाला बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरे द्वारा यहाँ क्लास बच्चों डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके और साथ ही साथ आप शेयर भी करते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन के अंतर्गत हम कवर करेंगे 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये 10 से 12 आपको संख्या में जरूर कम लगेंगे। इन 10-12 क्वेश्चन से मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके दूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो इन क्वेश्चंस की जो संख्या है बच्चों वो 50 से 60 पहुंच जाएगी। ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन में 50 से 60 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए कि हरियाणा में प्रथम आलू मेला कहां आयोजित किया गया। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है कि हरियाणा के अंदर पहला आलू मेले का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, जल्दी से मेरे को आंसर देंगे। चलो मैं ही बच्चों आंसर देता हूं कि हरियाणा में जो प्रथम आलू मेले का आयोजन किया गया है वो किया गया है शामगढ़ गांव में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रथम आलू मेला इसका आयोजन कहां किया गया? शामगढ़ गांव। ये जो शामगढ़ गांव है बच्चों ये है नीलोखेड़ी तहसील का गांव। नीलोखेड़ी आपने सुना होगा। नीलोखेड़ी तहसील जो है बच्चों ये कौन से जिले में है? करनाल जिले में। तो करनाल जिले की नीलोखेड़ी तहसील के शामगढ़ गांव के अंदर ही प्रदेश के अंदर प्रथम आलू मेले का आयोजन किया गया। अब शामगढ़ गांव में ही आलू मेले का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों प्रदेश के अंदर जो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र है, प्रदेश में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ये बच्चों शामगढ़ में है। शामगढ़ के अंदर ही इसे स्थापित किया गया था, जो नीलोखेड़ी में ही मैंने आपको बताया। तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र आपने बुक्स में पढ़ा होगा नीलोखेड़ी। ये प्रॉपर नीलोखेड़ी में नहीं है बच्चों, ये नीलोखेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव शामगढ़ गांव के अंदर ही है और यहीं पर ही प्रदेश के अंदर प्रथम आलू मेले का क्या किया गया? आयोजन किया गया। ध्यान रखेंगे। आप सभी को पता है कि बच्चों प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली सब्जी है, प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली सब्जी वो भी बच्चों कौन सी है? आलू ही है। ध्यान रखेंगे। वो भी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी कौन सी है? आलू ही है। तो सबसे ज्यादा आलू जो उगाया जाता है अपने प्रदेश के अंदर वो कुरुक्षेत्र में उगाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में होता है? बिल्कुल कुरुक्षेत्र में। तो बच्चों आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है प्रदेश के अंदर, तभी तो हम देखते हैं कि अपने घरों के अंदर दूसरे तीसरे दिन क्या बनता है? आलू की सब्जी बनती है। ठीक है ना। आलू सबसे ज्यादा बनने वाली सब्जी अपने घरों में, क्यों? क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली सब्जी आलू ही है। और बच्चों आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? शामगढ़ गांव नीलोखेड़ी में। और यहीं पर आलू के पहले मेले का आयोजन भी किया गया। इस मेले की खास बात क्या रही? इस मेले की खास बात रही कि इस मेले में आलू की 19 किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई थी बच्चों। ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने किस्मों की? 19
किस्मों की, ठीक है। और ये जो किस्में हैं बच्चों, ये कहां से लाई गई? ये लाई गई बच्चों अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान, अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान, हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों कहाँ है? ये है पेरू देश में। कहाँ है? पेरू देश में। तो मैं नीचे वाला एक बार साफ कर रहा हूं। तो बच्चों ये अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान है लिमा में। कहाँ है? लिमा। और लिमा जो शहर है बच्चों, ये पेरू देश का शहर है। और जो पेरू देश है बच्चों, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश के लिमा शहर में जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से 19 किस्में इस मेले के अंदर प्रदर्शनी के तौर पे लगाई गई थी। ध्यान रखेंगे, ये जो अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान है बच्चों, इसकी स्थापना भी आप ध्यान रखें तो अच्छी बात होगी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। यदि हम बात करें भारत के अंदर, भारत में आलू अनुसंधान संस्थान, तो भारत में जो बच्चों आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? वो है सर शिमला में। कहाँ है? शिमला में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो एक क्वेश्चन से हमने 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों कुछ और फल और सब्जियों के भी मैं आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ करवाने जा रहा हूँ। तो एक बार जल्दी से स्नैपशॉट लेंगे इसका, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। साथ के साथ आप कमेंट भी करते रहिएगा, साथ के साथ आप शेयर भी करते रहिएगा, और बच्चों साथ के साथ आप आंसर भी देते रहिएगा यदि आपको आंसर क्वेश्चन का पता है। कुछ और हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं। चलो चलो अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि बताइए प्रदेश में हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं बागवानी प्रशिक्षण केंद्र। तो जल्दी से बताइएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर बागवानी प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं बच्चों, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए उचानी गांव में है। उचानी गांव कौन से जिले का गांव है? करनाल जिले का गांव है बच्चों, जहां से 1970 में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी बंसीलाल सरकार के समय। ध्यान रखेंगे। और गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाला बच्चों हरियाणा भारत के अंदर पहला प्रदेश बना था। और इस गांव गांव तक बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी द्वारा इस उचानी गांव से ही किया गया था। तो इसी उचानी गांव के अंदर है बच्चों प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, हिंदी में इसे हम बोलेंगे बच्चों सब्जियों का गुणवत्ता केंद्र। सब्जियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो बच्चों सेंटर है वो कहां पर स्थित है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल बच्चों ये जो स्थित है ये गरोंडा के अंदर स्थित है। गरोंडा, और गरोंडा भी है बच्चों कौन से जिले में? करनाल जिले में। गरोंडा विधानसभा क्षेत्र भी है, गरोंडा तहसील भी है करनाल जिले की, और यहीं पर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। ये जो सेंटर है बच्चों ये स्थापित किया गया था कौन से देश के सहयोग से? इजराइल देश के सहयोग से इसे बच्चों स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटर है बच्चों वो है फलों के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम लिख देते हैं बच्चों फ्रूट्स। तो जल्दी से आप मेरे को बताइएगा
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, यानी कि फल उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है, फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये है मंगियाना। मंगियाना बोलते हैं बच्चों, लेकिन वास्तव में इसका नाम है मांगेयाना। मांगेयाना गांव है, और ये जो गांव है बच्चों, ये कौन से जिले का गांव है, ये सिरसा जिले का गांव है। और सिरसा जिले के इस मंगियाना गांव के अंदर 9.70 करोड़ रुपए की लागत से 9.70 करोड़ रुपए की लागत से 2013 में जब मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस समय इजराइल देश के सहयोग से ही बच्चों ये सेंटर स्थापित किया गया था, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, या हम बोल सकते हैं फल उत्कृष्टता केंद्र। ध्यान रखेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर है। जल्दी से आप एक बार इसका स्नैपशॉट लेंगे, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से स्नैपशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे 2-3 सेंटर के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो चलो स्नैपशॉट आप ले चुके होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मंगियाना परियोजना का संबंध किससे है। तो बच्चों मंगियाना परियोजना का संबंध फल उत्पादन से है, और फल उत्पादन कहाँ करते हैं हम बच्चों, बागों में करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी। तो ये बागवानी से संबंधित है मंगियाना परियोजना, जिसका बच्चों उद्देश्य था फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने से। साथ ही साथ ये जो योजना है ये शुरू की गई कितने रुपए की लागत से, 9.70 करोड़ रुपए की लागत से। कब, 2013 में। कौन से देश के सहयोग से, इजराइल देश के सहयोग से। कौन से जिले में, सिरसा जिले में। नेक्स्ट जो है वो है बच्चों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल को आप क्या बोलेंगे, उपोषण कटिबंधीय फल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो उपोषण होता है उप प्लस उष्ण। उष्ण का मतलब गर्मी होता है, उप का मतलब थोड़ी होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां गर्मी बच्चों थोड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में, उष्ण क्षेत्र के कंपैरिजन में, वो उपोषण। यानी कि अपना जो हरियाणा है इस धरती के ऊपर कौन से कटिबंध में आता है, उपोषण कटिबंध में आता है। और इसके अंतर्गत आने वाले फलों में हम बात करें आम की, बेर की, लीची की, अमरूद की। तो बच्चों इस प्रकार के फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक सेंटर स्थापित किया गया, कहां, लाडवा में। कहां, लाडवा। और लाडवा जो है बच्चों यह विधानसभा क्षेत्र भी है, यहाँ पे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है। और ये लाडवा कौन से जिले का हिस्सा है, कुरुक्षेत्र जिले का हिस्सा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उपोषण फलों का गुणवत्ता का केंद्र कहाँ है, आप बोलेंगे लाडवा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, तो आसानी से बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। तो पहला क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, और पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाले बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावांतर भरपाई योजना में अब 4 की जगह कितनी फसलें कवर होंगी। तो सबसे पहले इस योजना को समझते हैं, भावांतर भरपाई। भावांतर भरपाई योजना बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि भावांतर बना है भाव प्लस अंतर से। तो भाव के बीच में अंतर है, और उस भाव के बीच में पाए जाने वाले अंतर की जो भरपाई करेगा, तो वो जो योजना है बच्चों उसी को बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना। इस योजना की जो घोषणा हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस योजना की घोषणा हुई थी बच्चों 30 दिसंबर 2017 को। और घोषणा हुई थी बच्चों कौन से गांव से, गागर गांव से। गागर गांव से, और गागर गांव कौन से जिले का, करनाल जिले का। तो करनाल जिले के गागर गांव से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। लेकिन ये योजना जो लागू हुई बच्चों, ये लागू हुई थी अपने प्रदेश के अंदर 1 जनवरी 2020
2018 को, 1 जनवरी 2018 को ये जो योजना थी, इस योजना के प्रथम चरण में, इस योजना की शुरुआत के प्रथम चरण में बच्चों सबसे पहले 4 सब्जियों को शामिल किया गया था। कितनी सब्जियों को? 4 सब्जियों को। अब ये 4 सब्जी कौन कौन सी थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो 4 सब्जी थी बच्चों, इन 4 सब्जी में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है सब्जियों के मामले में प्रदेश के अंदर, वो आलू। दूसरे नंबर पे बच्चों प्याज, तीसरे नंबर पे बच्चों टमाटर, चौथे नंबर पे बच्चों गोभी। तो सबसे पहले चरण में इस योजना के अंतर्गत इन 4 बच्चों सब्जियों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि था क्या ये, कैसी ये योजना थी, किस प्रकार से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों देखिए, जो भी किसान इन 4 सब्जियों की खेती करते हैं, इन 4 सब्जियों को उगाते हैं, तो सरकार ने इन 4 सब्जियों के लिए सबसे पहले चरण में अंतिम समर्थन मूल्य क्या कर दिया बच्चों, निर्धारित कर दिया। ठीक है, क्विंटल के हिसाब से ये समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया। और किसानों के साथ होता क्या है कि जब वो किसान अपनी फसल या सब्जी को लेके मंडी में जाते हैं, तो उस समय जो मंडी का भाव चलता है, उसी भाव के अनुरूप उनको वो सब्जी या फसल बेचनी पड़ती है। ध्यान रखेंगे। तो मंडी का जो भाव है वो गिरने के कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी अपने स्तर पे किसानों की आय को दुगनी करने का क्या किया, लक्ष्य रखा 2022 तक। तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समय अनुसार अपने काम करती रहती है। तो प्रदेश ने बच्चों इस किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को देखते हुए ये योजना शुरू की, भावांतर भरपाई योजना, कि मंडी के भाव कुछ भी रहे, एक अंतिम मूल्य, एक अंतिम समर्थन मूल्य उन सब्जी फसलों के लिए निर्धारित कर दिया गया। और बच्चों यदि हम मान के चले कि आलू का जो अंतिम समर्थन मूल्य है वो 500 रुपए प्रति क्विंटल सरकार ने क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया, लेकिन मंडी का भाव 300 रुपए था उस समय जब किसान बेचने गया। तो बच्चों 300 था, लेकिन सरकार ने बोला कि 500 है। तो बीच में ये जो 200 रुपए का अंतर है, इसकी भरपाई कौन करेगा, किसान को सरकार करेगी। और बच्चों इन्हीं दो भाव के बीच में पाए जाने वाले अंतर को भरने के लिए सरकार ने किसानों के लिए योजना शुरू की। किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा बच्चों वो आधार कार्ड से होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इन 4 सब्जियों के साथ साथ 6 और सब्जी शामिल कर ली गई। अब भावांतर भरपाई योजना के अंदर बच्चों कितनी फसलें कवर होंगी, अब आपको आंसर देना है, 10 फसलें कवर होंगी। तो इस सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होंगी 10 फसलें। अब मैं 10 की 10 फसलें आपको दोबारा से समझा रहा हूं, कौन कौन सी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत फसलें शामिल की गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा। सारी की सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, नाम से आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। तो ये कौन सी 10 फसलें हैं, अभी हम कवर करते हैं। इन 10 फसलों में बच्चों 8 सब्जियां हैं और 2 फल हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में 10 फसलें भावांतर भरपाई योजना में शामिल है। भावांतर भरपाई योजना में शामिल है। तो 10 की 10 हम आसानी से याद रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जी है, जो घर में दूसरे तीसरे दिन बनती रहती है, वो आप सभी जानते हैं, आलू। ठीक है, यदि आलू ना होता तो क्या नहीं होता, चिप्स नहीं होते बच्चों, ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें आलू से बनती हैं, लड़कियां तो फिर समझ लो क्या हालत होती है, आलू नहीं होते तो। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आलू सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब लड़कियों को सभी को पता है कि जो सब्जी बनती है वो किस किस से बन सकती है। अब आपने भी खाई होगी और आपने खाया होगा अकेला आलू। ठीक है, अकेले आलू की सब्जी के साथ साथ बच्चों आपने आलू के अंदर काटी होगी कभी ना कभी गाजर, तो आपने आलू गाजर की सब्जी भी खाई होगी। तो दूसरी सब्जी है बच्चों गाजर। तीसरी जो सब्जी हम बात करें तो आपने आलू मटर भी खाया होगा। आपने बच्चों साथ के साथ आलू बैंगन भी खाया होगा। आपने जो सब्जी खाई होगी वो आलू शिमला मिर्च की भी खाई होगी। आलू शिमला मिर्च की भी खाई होगी।
आपने बच्चों आलू गोभी की भी सब्जी खाई होगी, आपने बच्चों आलू प्याज की भी सब्जी खाई होगी। ठीक है, तो कितनी फसलें हमारी कवर हो चुकी हैं? 7 फसलें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो आलू 1, गाजर 2, मटर 3, बैंगन 4, शिमला मिर्च 5, गोभी 6, प्याज 7। एक और सब्जी मैं आपको बता के चलूंगा, उसके साथ मैं आपको भी 2 फल और बता देता हूं। इस योजना में 2 फल भी शामिल किए गए हैं। 2 फलों में बच्चों एक किन्नू है, और दूसरा जो फल है वो भी आपको ध्यान रखना है, अमरूद। ठीक है, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फसलें अपनी कवर हो चुकी हैं। एक और सब्जी है, वो भी मेरे ध्यान में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक गाजर था, एक मटर था, एक बैंगन था, और एक शिमला मिर्च, एक टमाटर आ चुका है यार। ठीक है, तो बच्चों अब आपको आसानी से याद हो जाएगा कि आपको आलू ध्यान रखना है, उसके बाद आपको आलू की सब्जी ध्यान रखनी है कि किस किस के साथ बन सकती है। आलू गाजर खाया होगा, आलू मटर खाया होगा, आलू बैंगन, आलू शिमला मिर्च, आलू गोभी, आलू प्याज, आलू टमाटर। 8 ये सब्जी, 2 ये फल, को तो कुल 10 फसलें इस योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तो आसानी से समझ में आया होगा, जल्दी से कमेंट करो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में सब बातें इजीली आ रही होंगी। नेक्स्ट है बच्चों, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की ओर बढ़ते कदम का शिकायत हेल्पलाइन नंबर जल्दी से बताएंगे। जिस भी स्टूडेंट को पता हो तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फैसला किया कि हम अपने हरियाणा को बच्चों भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तो इसी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के अंतर्गत जहां भी भ्रष्टाचार होता है तो उसके लिए सरकार ने शिकायत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। तो ये शिकायत हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे, जिस भी किसी स्टूडेंट को शिकायत हेल्पलाइन नंबर का पता हो। तो सबसे पहला हेल्पलाइन नंबर मैं बता देता हूं बच्चों, 94 178 91 064। ठीक है, ये फर्स्ट हेल्पलाइन नंबर है। किसके लिए? ये फर्स्ट हेल्पलाइन नंबर है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के लिए। ध्यान रखेंगे, जहां भी आपको भ्रष्टाचार की शिकायत करनी हो तो इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जाके आप शिकायत कर सकते हो, और उस भ्रष्टाचारी आदमी को आप बच्चों दंड दिलवा सकते हो। दूसरी जो है वो है टोल फ्री नंबर 1800 180 2022। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की ओर बढ़ते कदम का शिकायत हेल्पलाइन नंबर। एक है 9417891064, सेकंड है बच्चों 1800180222। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स फेयर 2019 प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? तो जल्दी से आप मेरे को आंसर देंगे। सोलर एक्लिप्स फेयर क्या है? सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण आप सभी को पता होगा अमावस्या को लगता है, जब बच्चों सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर नहीं पड़ता। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण मेला 2019 प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? जल्दी से मेरे को बताएंगे, सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सूर्य ग्रहण जो मेला है बच्चों, इसका आयोजन किया जाता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और बच्चों जो भीड़ है वो स्नान करती है किसके अंदर? ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर में स्नान हेतु ये प्रसिद्ध है सूर्य ग्रहण मेला। और ये जो सूर्य ग्रहण मेला 2019 में लगा, इसका आयोजन किया गया बच्चों कब? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर आप सभी को पता है भगवान ब्रह्मा को ही समर्पित है। कुरुओं द्वारा इसको खोदा गया था। पुनर्निर्माण इसका बच्चों थानेसर के जिला न्यायाधीश लर्किन द्वारा किया गया था। आज का जो ब्रह्म सरोवर आप देखते हैं कुरुक्षेत्र में जाके, जो पक्की ईंटों से बना हुआ है, इस प्रकार का रूप देने का काम गुलजारी लाल नंदा ने किया था। ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसी ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं श्रद्धालु, और बहुत ज्यादा मात्रा में दान भी देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण मेला। तो सूर्य ग्रहण मेला 2019 लगा कब था? 26 दिसंबर को। कौन से शहर में? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा बना? ये भी आपको ध्यान रखना है।
प्रदेश का प्रथम लाल डोरा, सबसे पहले समझेंगे ये क्या है लाल डोरा, और उस लाल डोरे से फिर मुक्त करवाने जा रहे हैं हमारे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, तो लाल डोरा है क्या? 1908 में रेवेन्यू रिकॉर्ड हेतु अंग्रेजों ने जमीन के बाहर लाल रंग से घेरा बनाने का काम शुरू किया था बच्चों। काम शुरू किया था और इसी को हम बोलते हैं लाल डोरा। ठीक है, तो लाल डोरा की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा कब से की गई थी? आपको ध्यान रखना है 1908 से की गई थी। ये क्या था लाल डोरा? ठीक है, अब देखिए बच्चों, जितनी भी जमीन गांव के अंदर, शहर के अंदर खेती के लिए होती थी, और खेती के साथ साथ जिस जमीन के ऊपर लोग बसते थे, और उस बसने वाली जमीन और खेती वाली जमीन को अलग करने के लिए बच्चों रजिस्ट्री का काम शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। लेकिन जो बसने वाली जमीन थी, उस बसने वाली जमीन के चारों ओर जितनी आबादी उस जमीन के ऊपर बसती थी, उस आबादी के चारों ओर एक लाल डोरा क्या कर दिया गया था? निर्धारित कर दिया गया था। इस लाल डोरे के अंतर्गत आने वाली जमीन की आज के समय बच्चों कोई रजिस्ट्री नहीं होती, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लंबे समय से जिस भी व्यक्ति ने इन जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, उन्हीं का मालिकाना हक बना हुआ है इस लाल डोरे के अंतर्गत। तो लाल डोरे के अंतर्गत होता क्या था कि लाल डोरे के अंतर्गत बहुत सारे गांवों के अंदर विवाद होते रहते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्योंकि बच्चों रजिस्ट्री की जमीन ये है नहीं, और जो भी थोड़े से शक्तिशाली लोग हैं गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, वो इन जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे। तो आपस में विवाद की घटनाएं डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले जमीन की इतनी वैल्यू नहीं थी, आज आप सभी जानते हैं कि जमीन की वैल्यू कितनी हो चुकी है। इसलिए बच्चों वैल्यू होने के साथ साथ विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अब लाल डोरे के अंतर्गत क्या होता है कि किसी गांव के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 20-30 वर्षों से कब्जा कर रखा था, तो वह लाल डोरे के अंतर्गत शामिल थी। लेकिन किसी कारणवश यदि वो शहर में चला गया है पूरे परिवार सहित, तो बच्चों गांव के बाहुबली लोगों के द्वारा उस जमीन के ऊपर क्या कर लिया जाता था? कब्जा कर लिया जाता था। तो कब्जाधारियों से इन जमीनों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया? जितने भी लाल डोरे के अंतर्गत जमीनें आती हैं, उनकी बच्चों रजिस्ट्री आगे सरकार ने करवाने का क्या लिया? निर्णय लिया, जिससे बच्चों भाईचारा बना रहेगा, विवादों की जो संख्या आएगी, विवादों का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा? डे बाय डे कम होगा। ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ लाल डोरा था। इस लाल डोरे के अंतर्गत जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती है। लाल डोरे के अंदर सिर्फ कब्जा जिसने कर रखा है उसी का मालिकाना हक होता है। बेचने और खरीदने में बच्चों समस्याएं आती हैं, क्योंकि रजिस्ट्री होती नहीं है। जो शक्तिशाली लोग होगा वो कब्जा इन जमीनों के ऊपर कर लेता था। और इसी लाल डोरे के अंतर्गत 1 नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि हम हरियाणा के सारे गांव को लाल डोरा मुक्त बनाएंगे। और इसी के अंतर्गत बच्चों सबसे पहले लाल डोरा जो मुक्त गांव घोषित किया गया, वो घोषित किया गया बच्चों करनाल जिले का सिरसी गांव। कौन सा गांव? सिरसी गांव। तो ये आपको ध्यान रखना है। लाल डोरा मुक्त जो प्रथम गांव बना, वो बना बच्चों सिरसी। और ये जो सिरसी गांव है, ये करनाल जिले का गांव है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश का प्रथम लाल डोरा मुक्त कौन सा गांव है? तो आप बोलेंगे प्रथम लाल डोरा जो मुक्त है, ये है बच्चों सिरसी गांव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कहाँ किया गया? तो आप सभी जानते हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ध्यान रखेंगे। तो 2020 में भी मनाया गया होगा। 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं। तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा रिपब्लिक डे था? 71वां गणतंत्र दिवस था। और गणतंत्र दिवस के ऊपर आप सभी जानते हैं बच्चों, हम तिरंगा फहराते हैं। तो हम बात करेंगे हरियाणा में ध्वजारोहण की, कि हरियाणा में जो बड़े मंत्री पदों पर विराजमान है लोग, उनके द्वारा हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र में
26 जनवरी 2020 को तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण किया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, राज्यपाल की। हम बात करें कि वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य राजगीर बिहार से संबंध रखते हैं, ध्यान रखेंगे, और प्रदेश के 17वें राज्यपाल हैं। और बच्चों इन्हीं राज्यपाल के द्वारा जो तिरंगा फहराया गया वो फहराया गया हरियाणा के अंबाला में। कहा, अंबाला में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारे से मुख्यमंत्री से ही पूछा गया है। मुख्यमंत्री आप सभी जानते हैं बच्चों, मनोहर लाल खट्टर हैं हमारे, जिनका जन्म 5 मई 1954 को निंदाना गांव, महम तहसील, रोहतक जिले में हुआ। ये प्रदेश के दूसरी बार सीएम बने हैं बीजेपी पार्टी से, मनोहर लाल खट्टर। तो बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने फहराया जींद के अंदर तिरंगा, और जींद के कौन से स्टेडियम में, एकलव्य स्टेडियम में, ठीक है। तो जींद के एकलव्य स्टेडियम के अंदर बच्चों ध्वजारोहण 26 जनवरी 2020 को 71वें जनगणतंत्र दिवस के दिन मनोहर लाल खट्टर द्वारा क्या किया गया, ध्वजारोहण। अब हम बात करते हैं बच्चों उप मुख्यमंत्री की। प्रदेश के अंदर ये छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं और इनका नाम है दुष्यंत चौटाला, जो उचाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं 14वीं विधानसभा में। तो बच्चों इन्होंने तिरंगा कहाँ फहराया है, इन्होंने तिरंगा फहराया सीएम सिटी के अंदर, और सीएम सिटी है बच्चों करनाल। कहाँ है, करनाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों गृह मंत्री की। गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री हम बोल सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री हम बोल सकते हैं, आयुष मंत्री हम बोल सकते हैं। तो बच्चों गृह मंत्री हैं हमारे अनिल विज, अंबाला कैंट से विधायक है 14वीं विधानसभा में, और इनके द्वारा बच्चों पंचकुला के अंदर फहराया गया तिरंगा। उसके बाद हम बात करें बच्चों परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री कौन है, मूलचंद शर्मा, बलरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद जिले का, वहां से विधायक है 14वीं विधानसभा में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। इनके द्वारा बच्चों तिरंगा फहराया गया कहां, गुरुग्राम में। हम बात करें बच्चों बिजली व जेल मंत्री। बिजली व जेल मंत्री कौन, रणजीत चौटाला, रानिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, सिरसा जिले का ये विधानसभा क्षेत्र है बच्चों। और रणजीत चौटाला ने फतेहाबाद के अंदर तिरंगा फहराने का क्या किया, काम किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बच्चों कृषि मंत्री की। कृषि व पशुपालन मंत्री हम बात कर सकते हैं। तो कृषि व पशुपालन मंत्री कौन, आप सभी जानते हैं जयप्रकाश दलाल, जिसे हम जेपी दलाल बोलते हैं, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से 14वीं विधानसभा में विधायक चुने गए। और इनके द्वारा जो बच्चों तिरंगा फहराया गया वो फरीदाबाद में, कहा, फरीदाबाद में। अब हम बात करें बच्चों खेल मंत्री की। खेल मंत्री कौन है, खेल मंत्री, और खेल मंत्री हैं बच्चों पेहवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए संदीप सिंह, जिन्हें फ्लिकर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। संदीप सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जीवन के ऊपर फिल्म भी बनी बच्चों, सुरमा, वो फिल्म है जो संदीप सिंह के जीवन पर आधारित है। तो संदीप सिंह ने बच्चों तिरंगा फहराया कहाँ, चरखी दादरी में। कहाँ, चरखी दादरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा सरकार में एकमात्र महिला मंत्री कलायत विधानसभा क्षेत्र से कमलेश डांडा, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्री है बच्चों, महिला व बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा। तिरंगा फहराया कहां, पानीपत में। कहां, पानीपत में। सहकारिता राज्य मंत्री बनवारी लाल, ठीक है, जो बावल विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिले का है, वहां से 14वीं विधानसभा में विधायक है बनवारी लाल। उनके द्वारा तिरंगा फहराया गया बच्चों कहां, भिवानी के अंदर। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ, सहकारिता, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल,
इनके द्वारा तिरंगा कहाँ फहराया गया बच्चों? भिवानी जिले में। ठीक है। हम बात करें बच्चों 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, जिसने हम स्पीकर बोल सकते हैं, वर्तमान में जो स्पीकर है बच्चों वो पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से चुने गए ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता, इनके द्वारा जो तिरंगा फहराया गया बच्चों वो फहराया गया कुरुक्षेत्र में। कहा? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये कुछ बड़े मंत्री थे जिनके द्वारा हरियाणा के अलग अलग शहर में तिरंगा फहराया गया 71वें गणतंत्र दिवस के दिन, जो मनाया गया 26 जनवरी 2020 को। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों सीएम, उसके बाद है डिप्टी सीएम, और सबसे इंपॉर्टेंट इनसे भी है राज्यपाल, क्योंकि प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल ही होता है। तो आसानी से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में स्थित है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे, डिजिटल गांव गुरावड़ा किस जिले में स्थित है? जो भी स्टूडेंट जानता है जल्दी से कमेंट करेंगे। और बच्चों साथ के साथ आपको शेयर भी करते जाना है इस वीडियो को। ठीक है। तो जितने स्टूडेंट मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर भी करते रहेंगे। डेली मैं आपके लिए इसी प्रकार से बच्चों करंट अफेयर सेशन लेके आता रहूंगा, जो आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। क्वेश्चन संख्या में जरूर कम लगेंगे, लेकिन इनका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो आप यदि अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो एक कक्षा से 60 से 70 क्वेश्चन आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल गांव घोषित गुरावड़ा किस जिले में स्थित है? जल्दी से आप मेरे को बताएंगे। डिजिटल गांव घोषित गुरावड़ा, ये जो गांव है बच्चों ये रेवाड़ी जिले का गांव है। कौन से जिले का? रेवाड़ी जिले का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये जो डिजिटल गांव है ये प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव है बच्चों। इसे डिजिटल गांव घोषित किसने किया? इसे घोषित किया कानून जनसूचना एवं प्रसारण मंत्री। कौन है बच्चों सेंटर के अंदर? कानून मंत्री, जनसूचना एवं प्रसारण मंत्री, बिल्कुल रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा इन्हें डिजिटल गांव घोषित किया गया। यदि हम बात करें भारत के प्रथम डिजिटल गांव की, ये जो है बच्चों ये भारत का 5वां डिजिटल गांव है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारत में 5वां, भारत में ये 5वां डिजिटल गांव है। तो भारत का प्रथम डिजिटल गांव यदि आपसे पूछ लेता है भारत का प्रथम डिजिटल गांव है बच्चों अकोदरा। कौन सा? अकोदरा। ये जो अकोदरा गांव है ये गुजरात राज्य का गांव है, ये भी आप ध्यान रखें। तो गुजरात का अकोदरा गांव भारत का प्रथम डिजिटल गांव, और रेवाड़ी जिले का गुरावड़ा गांव हरियाणा का प्रथम डिजिटल गांव। और बच्चों ये गुरावड़ा भारत के अंदर कौन सा डिजिटल गांव घोषित किया गया? 5वां डिजिटल गांव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस व्यक्ति के नाम पर मंगल व बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कि वो कौन महान व्यक्ति है जिनके नाम पर IAU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह आप सभी जानते हैं बच्चों, जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रह में एक है मंगल और एक है बच्चों बृहस्पति, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे पीला ग्रह भी आप बोलते होंगे। तो ये पीला ग्रह है, ये लाल ग्रह है। तो पीले और लाल ग्रह के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, और छोटे छोटे इन आकाशीय पिंडों को ही हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड। इन क्षुद्र ग्रह से बच्चों हमारी पृथ्वी को बचाने का जो काम करता है वो बृहस्पति करता है, क्योंकि बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बच्चों जो भी क्षुद्र ग्रह टूट के पृथ्वी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी ओर खींच के हमारी धरती की क्या करता है? रक्षा करता है। ध्यान रखेंगे। तो बच्चों मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले
वाले इन क्षुद्र ग्रह में से एक क्षुद्र ग्रह का नाम IAU द्वारा, IAU है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो बच्चों इनके नाम रखने का काम करती है। तो IAU द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है हरियाणा से एक महान व्यक्ति के नाम पे, और उन महान व्यक्ति का नाम है बच्चों पंडित जसराज। पंडित जसराज, जो पीड़ी मंदोरी गांव में पैदा हुए हैं, और पीड़ी मंदोरी गांव आज के समय फतेहाबाद का हिस्सा है। पहले बच्चों ये हिसार का हिस्सा होता था जब फतेहाबाद नहीं बना था। पंडित जसराज संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और संगीत भी कौन सा, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इन्हें स्वर सम्राट की संज्ञा दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंडित जसराज का जो घराना था वो था मेवाती घराना। इनका जो संबंध है संगीत के अंदर कौन से घराने से रहा है, मेवाती घराने से संबंध रहा है। तो इन्हीं के नाम पे IAU द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, और वो क्षुद्र ग्रह पंडित जसराज के नाम से जाना जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, प्रदेश में बिजली पंचायतें किस जिले से शुरू की गई है? जल्दी से मेरे को आंसर बताएंगे बच्चों। प्रदेश में बिजली पंचायतें किस जिले से शुरू की गई है? तो जिसने अभी तक स्नैपशॉट नहीं लिया है, जल्दी से आप एक बार स्नैपशॉट लेंगे। चलो, प्रदेश में बिजली पंचायतें किस जिले से शुरू की गई है? आंसर मैं बता देता हूं बच्चों, ये शुरू की गई है हिसार से। कहां से? हिसार से। ठीक है, तो बिजली पंचायतें हिसार से शुरू की गई है। शुरुआत की है बच्चों बिजली व जेल मंत्री कौन? रणजीत चौटाला, जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, लेकिन सरकार को समर्थन दिया है इन्होंने। रणजीत चौटाला रानिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। इनके द्वारा बच्चों ये बिजली पंचायतें शुरू हुई 5 जनवरी 2020 से। 5 जनवरी 2020 से। बिजली शिकायतों के लिए बच्चों एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बिजली शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर, और यहां पर आप बिजली से संबंधित शिकायतें दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1912। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो जल्दी से आप मेरे को बताएंगे कौन सा वो जिला है जहां पे गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो बच्चों वो है सिरसा। सिरसा के अंदर ये जांच प्रयोगशाला जो है इसका उद्घाटन किया गया बच्चों JP दलाल द्वारा, जो पशुपालन व कृषि मंत्री हैं, लोहारू से विधायक हैं 14वीं विधानसभा में। इनके द्वारा 94 लाख रुपए की लागत से यह तैयार हुई, जिसका काम रहेगा गुणवत्ता को जांचने का। तो बच्चों प्रदेश के सिरसा जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है JP दलाल के द्वारा, जिसके ऊपर लागत आई है 94 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट है, सुशासन इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला? सुशासन, सु का मतलब अच्छा होता है, शासन आप सभी जानते हैं। तो अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था बनाए रखने के मामले में हरियाणा को भारत के अंदर कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सुशासन इंडेक्स के अंदर हरियाणा को जो स्थान मिला है वो मिला है 7वां। ये भी आपको ध्यान रखना है। सुशासन इंडेक्स में स्थान, सु का मतलब अच्छा होता है, शासन आप सभी जानते हैं। अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा को मिला है बच्चों 7वां स्थान। और हम बात करें भारत के अंदर प्रथम स्थान किसको मिला? प्रथम स्थान मिला बच्चों तमिलनाडु को। प्रथम स्थान तमिलनाडु को मिला, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे नंबर पे कर्नाटक रहा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये इंडेक्स में स्थान दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम
आपको ध्यान रखना है, हरियाणा का स्थान 7वां। तो आज का ये छोटा सा सेशन हुआ समाप्त। कल फिर हाजिर होंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लाइव जुड़े, तो लाइव आप जुड़ेंगे तो बच्चों आपका कोई भी डाउट है वो आप कमेंट करके मेरे से डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा सेशन जो करंट अफेयर से मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन था, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा, सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। तो बच्चों रहिए खेलते मुस्कुराते, घर में सेफ रहिएगा। कोविड-19 डे बाय डे केस बढ़ाते जा रहा है, तो आपको घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ताकि आगामी परीक्षाओं के अंदर हम जल्दी से जल्दी उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।